पानी पढ़ती पढ़ाती है कोई शरारतें तुम बहुत करती हो। तेन मेरी दवाइयां की टेंशन बहुत है, तेन मेरी रोटी की बड़ी टेंशन है, अपने टेस्ट की टेंशन नहीं है। खराब कौन सी दवाई खा रहे हैं खराब है। इसको इधर उधर की टेंशन ज्यादा है, पढ़ती पढ़ाती घट्टा भी नहीं है, समझ आई। ऐसे वास्ते में कहना है इससे कहीं फोकस दूं, आपके पापा को शिकायत लगानी है, ये टेस्ट में फेल हो जाती है। मैं तारीफ भी करूंगा, रेगुलर है ठीक है मुअद्दब है, लेकिन टेस्ट में फेल हो जाती है, पूछे से क्यों। मैं मैं पहली पूरी बार नहीं कहता, मैंने जिस दफा पकड़ लिया मैं तो कहूंगा हर दफा फेल होती है। मैं तो दो मसाले ला के दसनिया ने ना उतों फप्पे कुटनी वाला काम। तो अब मैं क्यों करूँ बेटा, मेरा रिजल्ट थोड़ी है, रिजल्ट आपका खराब होना है और मेरे तीन आपने रिव्यू डैमेज करनी, मेरे पैसे जाया करने हैं। हाँ जी क्या किया था, कोई क्वेश्चन दिए थे, लेक्चर सुन के आए हो तुम शेख उमर हो, तू बीमार बहुत रहता हैं बिस्तर से प्या प्या कहता मैं थक गया। अच्छा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सुन लो भी सुन लो लड़कियों और लड़कों, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। आ जाए जी जरा, अगर हम जानबूझ के, मैं रोज पिछला रिवाइज कराता हूं ताकि आपको चीजों में कहीं कोई मसला हो तो आप पूछ सके। जी बेटी फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, लास्ट में जो बैठी हैं। फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन सादा जबान में बस, और नहीं ये नहीं हमने कहा था, हमने कहा था इकोनॉमी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं जिससे इदारा अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहा होता, उनमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू सम अंडरलाइंग फैक्टर या इकोनॉमिक फैक्टर या कुछ भी कह दो, ये है जी फाइनेंशियल रिस्क। अनसर्टेनिटी या इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन, ये था बल्कि हमारी किताब में आई कैब ने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी या अनसर्टन फैक्टर्स। जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि मेरा टाइम जाया हो रहा है, मेरा सिलेबस थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर में जितनी दफा बातें रिवाइज करूँ उतना ही कम है, और आप भी जितनी दफा रिवाइज करें उतना कम है। ये चैप्टर करने के बाद इसको छोड़ना नहीं, नहीं तो ये आपका सारा चैप्टर वॉश आउट हो जाना है एक हफ्ते में, क्लियर पानी की तरह साफ, कुछ नहीं आना फिर आपको। जी फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स के आपने ही बतानी है बेटी, जी जी आपने बताना है जी, शाबाश। और ठीक है, तीन रिस्क हैं। मार्केट रिस्क, बताओ क्या होता है बेटी। हाँ गुड शाबाश। मार्केट रिस्क है, मार्केट में जो प्राइसेस हैं या रेट्स है, मार्केट रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से जो इदारे को रिस्क फेस करना पड़ता है। इसके बाद आपने एक बोला था बेटी क्रेडिट रिस्क, वो क्या होता है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या क्या, हमारे कंपनी के क्रेडिट कस्टमर से हम टाइमली कलेक्शन, क्योंकि हमारे कस्टमर डिफॉल्ट हो गए या कस्टमर्स आर अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ क्रेडिट,
हम नहीं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट। हाँ, कस्टमर्स, आप कहें जी क्रेडिट कस्टमर्स फेल टू पे ड्यू अमाउंट। उसके बाद जी लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है बेटी? हाँ, हमारा इदारा अपने क्रेडिटर्स को, अपने बिल्स को, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, हम जो के सप्लायर की तरफ हैं, हम अपने सप्लायर्स को जी, वी आर अनएबल टू पे टू सप्लाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लिक्विड कैश। हमारे इदारे में शॉर्टेज हो गई है लिक्विड कैश की, और वी आर अनएबल टू पे अमाउंट ड्यू। हमारे इदारे में पैसों की कमी है, जिस वजह से वी आर अनएबल टू पे ऑन ड्यू डेट। जी नेक्स्ट, उनके साथ वाली खातून बताएं जी, मार्केट रिस्क की आगे से 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हमारे स्कोप में है? जी शाबाश। जी सबसे पहला कमोडिटी प्राइस का रिस्क, ये क्या होता है? बताओ, शाबाश। आप रिस्क मैनेज करने की तरफ जा रही हैं। कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है बेटी? पीछे चुप रही है उसके। बताओ कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है? मेरा टाइम जाया ना करो, आपकी मेहरबानी, टाइम बड़ा कीमती है। हम्म, ये तो हम फिर वही वापस आ गए जिधर से शुरू हुए थे, जिधर से पार्टी शुरू हुई थी, आप मुझे वही ले आएंगे। हाँ जी, आपके अब्बू से भी बात करनी चाहिए वैसे। हॉस्टल में है? घर से आती हैं, इधर लाहौर की हैं? अच्छा, इसका मतलब है मुलाकात भी हो सकती है अब्बू से। कहाँ होते हैं? इस्लामाबाद। कौन सा पाकिस्तान से बाहर है? हम कॉल कर सकते हैं उनसे। हाँ जी, पढ़ती क्यों नहीं? वो तबीयत वाली कहानी का तो मुकनी है बेटी। कितने अरसे में? मिड केड़ा महीने बाद है? अगले हफ्ते मिड है। बड़ी टीटेगी, पढ़ती नहीं है। कहती 2 दिन है अभी। आज तेरी फिर तबीयत खराब हो जाए, फिर कहेंगी हाय मेरी तबीयत फिर खराब हो गई सर। अच्छा, कोई गारंटी लइए कुदरत को लो। कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है? पढ़ो और बताओ जल्दी से, पढ़ के जल्दी जल्दी बताओ मुझे। आप नहीं बताना है। अगला केड़ा क्या सी एक्सचेंज रेट, बल्कि इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ। जल्दी पढ़ो और बताओ मुझे क्या होता है कमोडिटी प्राइस रिस्क। बाकी भी देखो, बाकिया ने बहना नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। मैंने कंक्लूड करना है आज। 15 दिसंबर से हमने शुरू करना होता है डीएम वाला पोर्शन, मैनेजेरियल का। और अभी आपका एक चैप्टर, बल्कि 2 चैप्टर रहते हैं, तो वी आर 2 चैप्टर्स लेट नाउ। एक तो 2 दिन का चैप्टर ही है। असल चैप्टर अभी हमारा स्टैट वाला चैप्टर रहता है, क्यूएम का। बड़ा लंबा चैप्टर है, तो वो रोजाना को करेंगे 15-15-20 मिनट बस, साथ ज्यादा नहीं करेंगे। जब एमबीएम का पोर्शन शुरू कराता हूँ तो। हाँ भाई, नहीं पढ़ा? कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है बेटी बताओ? हमारी कंपनी ने मुस्तकबिल में कुछ कमोडिटीज बाय करनी हो, या कुछ कमोडिटीज मुस्तकबिल में सेल करनी हो, तो हमें रिस्क ये है कि आज से लेकर बाइंग या सेलिंग डेट के दरमियान
उस कमोडिटी की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं जिसमें यू आर इंटरेस्टेड टू बाय और इंटरेस्टेड टू सेल इन फ्यूचर। तो हमारी कंपनी मुस्तकबिल में, सुन ले भाई सुन ले, सफा छोड़ दे तेरी मेहरबानी, हमारी कंपनी मुस्तकबिल में किसी ना किसी कमोडिटी में कॉपर, शुगर, वीट, गोल्ड, ऑयल, शेयर्स, इस तरह की किसी भी कमोडिटी को मुस्तकबिल में परचेज करने की इंटेंशन रखती है या उसको सेल करने की इंटेंशन रखती है, और आज नहीं रखती, मुस्तकबिल में। क्या बताया बेटी मैंने, बताओ आप। है ना, मेरा ख्याल है एक गिलास ना सिर ते मारना चाहिए मेरे। क्यों तुम हैजिंग के पीछे पड़ गई हो? अभी तो हैजिंग की बात नहीं हुई, इसने हैजिंग का रट्टा तो नहीं लगाया हुआ, सुई हैजिंग पे फंसी। अभी तो मैंने वो मेथड ही नहीं पूछे हाँ कि जिनसे रिस्क। हाँ, अगर किसी इदारे ने मुस्तकबिल में कोई भी कमोडिटी खरीदनी हो, उसकी इंटेंशन रखती हो, या मुस्तकबिल में कोई भी कमोडिटी बेचने की इंटेंशन हो, आज से लेकर वो मुस्तकबिल वाली तारीख है जब आपने एक्चुअली बेचना है, उसमें प्राइसेस की फ्लक्चुएशन, उस कमोडिटी की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन जिसको आप खरीदना, या वो आपके लिए कमोडिटी प्राइस रिस्क है। इसमें कौन सी ऐसी मैं पश्तो बता रहा हूं जो समझ नहीं आ रही, मुझे तो आती नहीं। तो कंपनी मुस्तकबिल में कोई चीज खरीदना चाहती है, या कंपनी मुस्तकबिल में कोई चीज बेचने की इंटेंशन रखती है। तो जिस चीज को आप मुस्तकबिल में खरीदने की इंटेंशन रखते हैं, उस कमोडिटी की प्राइस में इजाफा आपके लिए प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन या इजाफा। और जिस कमोडिटी को आप मुस्तकबिल में बेचने की इंटेंशन रखते हैं, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होकर खास तौर पर कम होने में आपको कमोडिटी का प्राइस रिस्क है। अब इसको मैनेज कैसे करना है वो बात की बात है, वो मैंने पता पूछा ही नहीं अभी। मैंने तो बात दोबारा सिफर से चैप्टर की वो शुरू किया है। तो बायर को प्राइसेस बढ़ने का रिस्क होता है और सेलर को प्राइसेस कम होने का। जी, अगली खातून, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है बताओ? ये जो खातून बैठी हैं जी, जिनके अब्बू को मैं बुलाना चाह रहा हूं, सादा जबान में बताओ, मुझे इंग्लिश ना सुनाओ आपकी मेहरबानी। सादा जबान में बताओ क्या होता है। आपकी एक क्लास फेलो है जो छुट्टी पे थी, आप उसको बताना चाह रही हैं, तो सादा जबान में बताओ क्या होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। नहीं, कंपनी मुस्तकबिल में किसी कमोडिटी को खरीदने बेचने की इंटेंशन रखती हो, वो कमोडिटी रिस्क था। इधर आपने कहना है कंपनी मुस्तकबिल में कोई लोन लेना चाहती है की इंटेंशन है, या कंपनी मुस्तकबिल में कोई इन्वेस्टमेंट, और कंपनी को किस चीज की फ्लक्चुएशन से रिस्क है, इंटरेस्ट रेट की, लोन से नहीं। लोन तो लेना असल पैसों का मसला नहीं है। तो दोनों में कॉमन बात क्या है, कंपनी कुछ ना कुछ मुस्तकबिल में चाह रही है। कमोडिटी के केस में कंपनी हैज इंटेंशन टू बाय और टू सेल सम कमोडिटी एट अ फ्यूचर डेट। आपको उस कमोडिटी की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन का रिस्क है, आज से लेकर अब कब तक, जब आपने उसको एक्चुअली खरीदने या बेचने जाना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कंपनी मुस्तकबिल में सरप्लस पैसों को इन्वेस्ट करने की इंटेंशन रखती है, या कंपनी मुस्तकबिल में बोरिंग की इंटेंशन रखती है। किस चीज की? मुस्तकबिल में कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने, सरप्लस होंगे तो इन्वेस्ट करना चाहती है, या कंपनी मुस्तकबिल में बोरो करने की नीयत रखती है। कंपनी को बोरो करने या इन्वेस्ट करने में मसला नहीं, मसला ये है आज से लेकर उस एक्चुअल बोरिंग डेट तक या इन्वेस्टमेंट डेट तक
इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, और वो जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, ऐसा ना हो कि रेट आज के मुकाबले में जब आप असल में इन्वेस्ट करने जाए तो कम मिले, का वो रेट फ्लक्चुएट करेगा। तो मैंने कहा था इंटरेस्ट की वजह से होता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, और फ्लक्चुएशन इन्वेस्टर के लिए कम हो जाएगी, और बोरोअर के लिए इंटरेस्ट रेट या काइबो रेट के बढ़ने में रिस्क है। दोबारा दोबारा क्यों बताता हूँ, शायद समझ आ जाए, शायद समझ आ जाए, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है। कभी मैं पीछे नहीं गया इतनी दफा जितना इस टॉपिक गया हूँ, हर दफा आता हूँ, मुझे पता है ये फाइनल से शिफ्ट हुआ, ये सीए फाइनल का टॉपिक है, आसान नहीं है, मुझे भी पता है, मैं भी इतना गोंगलू नहीं हूँ, मेरा भी दिमाग चलता है, लेकिन आप भी तो मेरे साथ चले ना। तुसी कहते हो साथ लग गए हो, सानू की ये पागल है आप ही दसी जाएगा, यानी आप मेरे साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे, जिसपे मुझे गुस्सा वट चढ़ रहा है। क्या कहते हैं, सही कहता हूँ, मैं सही कहता हूँ, मैं गलत कहता ही नहीं। अच्छा, कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या है, कि हमने मुस्तकबिल में कोई कमोडिटी परचेज करनी है और हमें लगता है शायद यार कीमत बढ़ ना जाए, मुस्तकबिल में हमने कोई कमोडिटी बेचनी है, उसकी फ्लक्चुएशन, और हमें डर ये है उसकी प्राइस गिर ना जाए, तो इसको, ये रिस्क हमारे लिए कमोडिटी प्राइस रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, हमारी कंपनी ने मुस्तकबिल में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या और हमें डर है कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से इंटरेस्ट रेट ऐसा ना मूव जाए कि जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अब हम आए थे कि इनको मैनेज कैसे करना है, तो कमोडिटी का प्राइस रिस्क मैनेज करने के हमारे पास तरीके जो थे, कमोडिटी का रिस्क मैनेज करने के लिए पहला था कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इधर जो था इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड, एफआरए कहते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में थ्योरी तो सेम है, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म थोड़ा सा फर्क है। कमोडिटी, आज की डेट पे, मुस्तकबिल में नहीं, आज आपने जो 3 माह बाद कमोडिटी खरीदना चाहते हो या बेचने की नीयत रखते हो, आप आज उस कमोडिटी की किसी भी पार्टी के साथ प्राइस और क्वांटिटी भी लॉक कर लेते हैं। ओपन मार्केट से नहीं लेंगे जाके 3 माह बाद, हम आज ही किसी पार्टी के साथ प्राइस और क्वांटिटी क्या कर लेते हैं, और ड्यू डेट पर 3 माह बाद, 3 माह में मेरे जबान पे 3 माह ही आ रहा है, बार बार मैं 3 माह ही बोल रहा हूँ, मजबूरी है, चढ़ा ही 3 माह हुआ मेरी जबान पे, क्योंकि सीए फाइनल में होता ही 3 माह है ज्यादातर। तो आज से 3 माह बाद जब आपने कमोडिटी खरीदनी है या बेचनी है, तो ओपन मार्केट से किससे लेनी है, जिसके साथ आपने ये कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, और रेट भी वो होगा जो आज लॉक हुआ होगा, लॉक रेट पे लेनी है, ओपन मार्केट के रेट पे कमोडिटी नहीं लेनी। ठीक है, आपके अब्बू क्या काम करते हैं शेख साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपके अब्बू किसी क्लाइंट के साथ अकाउंटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, उनको लगता है यार फीस ही ना आगे पीछे हो जाए, तो वो आज ही एग्रीमेंट कर लेते हैं, फाइन मैंने तुसी फीस देनी है, फाइन 2 हजार है, वो कहना ठीक है मैं देंगा। तो जब आपने किसी भी पार्टी से अपनी प्राइस लॉक करा ली और इवन क्वांटिटी भी लॉक हो गई, अब्बू की सर्विसेज में तो क्वांटिटी नहीं है, तो वो आपका कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं समझ आ रही, मसला किस चीज की फ्लक्चुएशन का था, प्राइस तो हमने लॉक कर ली आज, इवन क्वांटिटी भी लॉक कर ली आपने, तो ड्यू डेट पे जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी से कमोडिटी खरीद लो या उसको बेच दो, किस प्राइस पे खरीद लो बेच लो। हाँ, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, बताओ भाई लड़की, आपने बताना है, याद है, वो फ्यूचर्स है,
इसमें वही मैकेनिज्म चलना है जो कमोडिटी में है कि आप आज किसी भी पार्टी के साथ इंटरेस्ट रेट लॉक करेंगे, लेकिन ड्यू डेट पे बस उससे लोन लेने के पाबंद नहीं है। लोन आपने ओपन मार्केट से लेना है या इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, ओपन मार्केट में करनी है। तो वो जो जिससे एग्रीमेंट किया फॉरवर्ड का, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपको लॉक रेट से महंगा लोन मिल रहा हो ओपन मार्केट में तो वो ऊपर वाला सूद देने का पाबंद है। और अगर आपको ओपन मार्केट में सस्ता लोन मिल रहा हो तो हम उसको जितना सस्ता लोन मिल रहा है लॉक रेट से, बाकी सूद उसको देने के, बस ये फर्क है। कमोडिटी फॉरवर्ड में उसी से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। इंटरेस्ट रेट में उस पार्टी से एग्रीमेंट लॉक हुआ है रेट का। लोन और इन्वेस्टमेंट ओपन मार्केट में ही होगी। लोन और इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, बस वो पार्टी आपको डिफरेंशियल देने की पाबंद है या लेने की पाबंद है, लेने देने की हो सकती है। ठीक है, वो जो आप मुझे बता रही हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, वो इधर भी था कमोडिटी में, मेरा ख्याल है कमोडिटी में पढ़ा था हमने फ्यूचर्स, और इधर क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। दोनों की थ्योरी सेम थी, न्यूमेरिकल में तो फर्क है, लेकिन थ्योरी से, मैं अभी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, बार बार थ्योरी बताऊंगा। अगर आपको थ्योरी याद रहेगी तो न्यूमेरिकल भी याद होना है, मैं बता दूं। खाली सवाल जिन्हें मर्जी करी जो, भावे 100 सवाल कर लो, तुसी उत्थे ही खलोते हो जब तक आपको थ्योरी में यू आर नॉट क्लियर अबाउट द मैकेनिज्म। हाँ जी, किसी को पता हो मैकेनिज्म वो बताना चाहिए, चलो मैं किसी को नहीं पॉइंट आउट करता। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, कमोडिटी के फ्यूचर और इंटरेस्ट रेट दोनों का मैकेनिज्म सेम ही है। क्या बताया था, किसी ने बताना चाहे कोई बच्चा, क्या होगा? मैंने कहा था दो एक्शन कहां पे होने इसमें, दो एक्शन फ्यूचर, इधर कमोडिटी हो या जो भी हो, दो एक्शन होने हैं, और तीसरा एक्शन वो ओपन मार्केट में होना है। और फॉरवर्ड में जो है, फॉरवर्ड में जो एक्शन है कमोडिटी के, एग्रीमेंट भी, एक्शन भी, सारा कुछ फॉरवर्ड में चलना है, ओपन मार्केट से कुछ नहीं होना। हाँ, इंटरेस्ट रेट के फॉरवर्ड में ओपन मार्केट आती है, ठीक है, वो थोड़ा धोखा है। इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड थोड़ा धोखा है, यानी वो फ्यूचर के करीब है। अदरवाइज फ्यूचर में तो आपने जाना ही ओपन मार्केट पे है, करेंसी लेने या लोन लेने या डिपॉजिट कराने या कमोडिटी लेने। फ्यूचर मार्केट में क्या करना है, सिर्फ आपने वहां से गेन लॉस कमा के बैठ जाना है। तो किसी को पता हो को बताना चाहे मैकेनिज्म, कोई जरूरत करे मैं मदद भी कर दूंगा जी। कोई बताना चाहे, कोई नहीं दसेगा जी, बताएं चलें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है, कमोडिटी बाय करने की नीयत है आपकी, तो कमोडिटी तो आपने 3 माह बाद बाय करनी है। आज आप फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ओपन करेंगे और बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन होगी। बाय में मैंने कहा था कुछ आना उना नहीं है हाथ में, बस आज एक फ्यूचर की प्राइस है जो लॉक हो जाएगी बस आज की डेट पे। तो आप फ्यूचर मार्केट में बाय फ्यूचर से एंटर होंगे, उसके बाद 3 माह बाद फ्यूचर मार्केट से निकल आएंगे, पोजीशन क्लोज करेंगे, और उसके लिए सेल फ्यूचर से पोजीशन क्लोज होगी। तो बाय फ्यूचर से ओपन होगी, सेल फ्यूचर से पोजीशन, फ्यूचर मार्केट में गेन भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था अगर ओपन मार्केट में लॉस हुआ है तो फ्यूचर मार्केट में गेन होगा। ओपन मार्केट में लॉस कहां से होता है, बायर को अगर ओपन मार्केट में गंदुम महंगी मिल रही है, अगले 3 माह में गंदुम महंगी हो गई है, तो उसका वो लॉस है। वो लॉस उसको महंगाई कवर कहां से करनी है, फ्यूचर मार्केट में गेन से कवर हो जाएगी। ठीक है, ये बताया था। तो ओपन मार्केट में जाकर आप वो जो भी चीज आपने लेनी है बाय करनी है वो बाय करेंगे, मार्केट के रेट पे बाय करेंगे, लेकिन सारे पैसे अपनी जेब से नहीं डालेंगे। कुछ पैसे अपनी जेब से डालेंगे और कुछ पैसे कौन से वाले यूज कर लेंगे, जो आपने फ्यूचर मार्केट में गेन कमाया था, वो वाले पैसे प्लस अपनी जेब से पैसे मिलाकर कमोडिटी बाय कर लेंगे। अगर आप सेलर है
तो यही सारा काम आपने उल्ट करना है कि सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन करनी है आज, बाय से क्लोज करके गेन फड़ के निकल आना है, और ओपन मार्केट में कमोडिटी बेचने पर अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान आपने कहां से कवर कर लिया, फ्यूचर मार्केट के गेन से। ठीक है, क्या कहते हैं, समझ आ रही है बात। सेम इसी तरह लोन के केस में भी इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट पे। अच्छा, हमने इसमें आज तीसरा टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। किसी भी बच्चे ने कोई थ्योरी पढ़ी हो, कोई सवाल किया हो और उसमें मसला आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। सॉरी, आज हमने ऑप्शंस पढ़ना है, आखिरी टॉपिक। जी बताएं, किसी ने कुछ पूछना हो। एग्जाम्पल, उसमें क्या मसला है, नहीं था, एज्यूम कर लेते, कुछ भी कर लो। लोन कितना था उसमें, तो 3 मिलियन एज्यूम कर लो। मैंने कितना किया हुआ एज्यूम, ऐ लो। परसेंटेज से कैसे मतलब, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, अपना सॉल्यूशन दिखाइएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अगर 300 मिलियन का लोन है और कॉन्ट्रैक्ट साइज ना दिया हो तो 300 मिलियन का भी एज्यूम कर लेते हैं, वो कहते हैं ना एक ही कॉन्ट्रैक्ट, कोई मसला नहीं नंबर, वो एक भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नहीं समझ आई, तो ऑप्शंस करना है आज हमने, लेकिन ये कहते हैं कोई मसला है उस सवाल में। मैं जरा जल्दी से फिर टैली कर देता हूँ। एग्जाम्पल कौन सी है, 8, देखें जी। अच्छा, एग्जाम्पल में मसला है, को कॉन्सेप्ट में थ्योरी में तो नहीं मसला किसी में। आ जाते हैं जी, आपको भी यही मसला है, आंसर में फर्क है। इसे पीछे देख के नहीं किया, हाँ नहीं, लेकिन वो कह रही है कोई अमाउंट में करें तो फर्क आता है। आपने सारा अमाउंट में किया है। वैसे इसमें एंड पे आखिर में परसेंटेज शो कर देना अच्छा होता है, मतलब इस टॉपिक में ना ज्यादातर एग्जामिनर चाह रहा होता है कि चाहे आपने अमाउंट में भी सॉल्व किया ना, तो मैंने कई सवालों में परसेंटेज जानबूझ के निकाल के दिखाई हुई है, तो इसीलिए आप चाहे कैलकुलेटर पे ही निकाल के ना या एक लाइन में परसेंटेज जमा तफरीक करके दिखा दें तो बेहतर होता है। वैसे ये मैंने को बजटिंग के एमसीक्यूज दिए हुए थे मंडे के लिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने किए होंगे, और किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे कि सर प्लीज इसमें भी मसला है बता दें। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के एमसीक्यूज में मसला है, जी बताते हैं। इसका मतलब है हम आज आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ये ऑप्शंस मैं बता दूंगा। ऑप्शंस में कुछ नहीं मसला, ऑप्शन में सिर्फ मैंने जो फ्यूचर वाला सोल्यूशन है ना उसी को चेंज करना है, मतलब एक लाइन चेंज होनी है, बाकी कुछ नहीं है, सारा सवाल वही होता है। सारा सवाल क्या होता है, सेम होता है, बल्कि सवाल में लिखा भी फ्यूचर ही जाता है। ऑप्शंस के साथ देखें, ऑप्शंस के साथ आप देखें आगे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट, सेम वही फ्यूचर ऊपर वाला, बस वो बाइंडिंग होता है, और अगर उसको नॉन बाइंडिंग कर दें तो वो क्या बन जाता है, ऑप्शन। लेकिन चलो मैं बताता हूँ, अभी प्रॉपर बात करेंगे, ऐसे जबानी कलामी नहीं कर बताएंगे। तो ये वाला सवाल था, ये वाला था ना, तो मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने शायद पढ़ दिया था, तो मैं इसमें आज की डेट जो है 1 दिसंबर, इसमें ओपन पोजीशन कर रहा हूँ। अगर मैं करूँ, लेकिन मैं इंग्लिश पूरी नहीं लिखूंगा, बस मैं काम की बात लिखूंगा। जी, काम की बात क्या थी, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 300 मिलियन की अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज में 300 मिलियन ही एज्यूम कर लेता हूँ। आपने कितना किया एज्यूम, हेलो पीछे से देखे, चलो मैं 30 कर लेता हूँ ताकि आपके बराबर जवाब ले आऊँ। इनटू लोन ड्यूरेशन कितना था, 8/6 क्या आता है,
13 कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट्स में आता होगा शायद, तो राउंड करके 13, ठीक है। अब लोन का सवाल था, ये ठीक है, बस ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बाकी इंग्लिश आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या इतना भी लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे स्टेप के। मेन चीज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लोज पोजीशन कब हमने लेना है, 31 मई वाले दिन लोन। जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वही आएंगे 13। पोजीशन क्लोज करते हुए सेल की जगह लिखेंगे बाय फ्यूचर्स, और फ्यूचर की प्राइस जो है वो 92 की बजाय दी हुई है 90, तो अब गेन लॉस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल गेन आएगा, तो सेल फ्यूचर की प्राइस थी 92 माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस थी 90, माइनस करें 2%, खाली नहीं 2%। अब हमने टोटल गेन निकालना हो तो मैंने कहा था टोटल गेन का फॉर्मूला होता है गेन पर कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेटा आता है, लोन का नहीं आना। ये गलती की होगी आपने, 8/12 तो नहीं किया। जहां लोन से जरब देंगे वहां लोन ड्यूरेशन आता है, ये रूल याद रखें। जहां लोन लेंगे वहां पे लोन ड्यूरेशन आएगा, जहां कॉन्ट्रैक्ट का साइज आ जाए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डाटा हो जाए, मल्टीप्लाई करते हुए ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फिगर है, ये 23 मिलियन भी फ्यूचर, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आना है 6/12। तो फिर वो करना पड़ेगा 8/12। ये उससे भी हो सकता था 2% इंटू 300 मिलियन की लोन की अमाउंट इंटू फिर 8/12 करना था, फिर 6/12 नहीं करते। अगर लोन ले रहे हैं इधर 8 से नहीं 6 से, हाँ नहीं नहीं उसमें कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं फिर। अगर आप लोन पे करना चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं, इसीलिए वो आंसर थोड़ा गलत आएगा, थोड़ा सा गलत आएगा। इसीलिए वो करते नहीं, क्योंकि राउंड डाउन राउंड अप राउंड डाउन किया ना, इसीलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना जरूरी है। तो लेकिन कई बच्चे कहते हैं हमें नहीं आता सर, एडीजी एरर मुकाबले कबूल होती है, इतना कोई मसला नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो हर दफा लोन पे रेट्स लगाए जाते हैं लोन पे। जब वो लोन के ऊपर आप लगाएंगे ना, तो याद रखें अगर आपने लोन लिया है तो लोन ड्यूरेशन चलेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें लोन ड्यूरेशन से जरूर नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से देना है जो दिया होगा सवाल में। अच्छा बताओ भाई, अब आप निकालोगे तो अब आपकी और मेरी अमाउंट 3 मिलियन। ले जी बस आ गया गेन, आप टैली कर गए। नेट आउटकम अब आप चाहे परसेंटेज में करें चाहे जो मर्जी करें सेम आएगा। आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी तो है ना, ऐसे नहीं हो सकता। मैं मानता ही नहीं कि आपने कहीं गलती का ना की हो और फिर वो टैली कर जाए और वो फिर हमें लगे कि गलत है। तो ये मैंने कहा था एक्चुअल लोन कहाँ से लेना है, ओपन मार्केट से। तो परसेंटेज में लिखूं तो मेरा ख्याल है ओपन मार्केट से जब लोन ले रहे हैं 30 मई को, तो स्पॉट रेट कितना हो गया था, 8.5%। अब ये 8.5% पे रुपीज आपको निकालने पड़ने थे, 17 मिलियन। कैसे निकला, 300 मिलियन इंटू 8.5% इंटू 8/12, इधर नहीं अब 6/12 ले सकते। और ये एक्चुअल लोन कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, गेन ऑफ फ्यूचर। लोन लेना हो तो लोन ड्यूरेशन से जरब देंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से जरब देंगे, ये असूल है। तो 2% का गेन है, तो बाकी ये कॉस्ट पड़ गई 6.5%। हाँ जी दसो जी कितना आता है, हेलो जी, ये जवाब था। कौन सा 0.5 का, नहीं मैं बताता हूँ। आज आपका काइबोर रेट कितना था,
नहीं नहीं, जिस दिन आप 1 दिसंबर वाले दिन काइबोर कितना था और आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये सारा सॉल्व करके, इसका मतलब है आज से भी कम पड़ रही है जितना आज रेट, यानी आज मैं लोन लेता तो 7% पे मिलना था। मैंने हैजिंग के जरिए लोन लिया मार्केट से, लेकिन हैजिंग इतनी बेनिफिशियल हो गई मेरे से, हैजिंग इतनी अच्छी हो गई कि मुझे आज भी लेता तो 7% पे मिलना था, मुझे कॉस्ट कितने परसेंट पड़ रही है। तो वो तो तुक्के से फायदा थोड़ा ज्यादा आ गया है, जिस वजह से आपकी हैजिंग इतनी बेनिफिशियल है कि वो आपका लोन सस्ता पड़ा रही है। मतलब हमारी कोशिश होती है कम से कम उतनी पड़ जाए कॉस्ट जितनी आ जाए, वो तो उससे भी कम हो गई तो ये तो हम छलांगे लगाएंगे, वो गुड हो गया भाई। हमारी इंटेंशन होती है कि आज के बराबर रेट हमें पड़ जाए ना तो कबूल है, तो वो तो आज से भी कम पड़ रहा है। चले, वो जो आप 0.5% कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली फ्यूचर मार्केट से गेन इतना ज्यादा आ गया है कि आपको ना वो आज वाले 7% पे भी लेते ना तो उससे भी कम पड़ रहा है लोन आपकी पॉकेट पे वजन। नहीं समझ आई जी? पता लग गया? आज से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि लोन आपने आज नहीं लेना, आपके दिमाग में आज चल रहा होता है यार आज दे रेट लग जाना किसी तरह ते वल हो जाए। ये आम जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि यार पैसे नहीं है आज लेने लेने हमने 3 माह बाद या 6 माह बाद है, रेट किसी तरह से आज वाला मिल जाए ना तो क्या ही बात है, क्योंकि काइबर बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, हमने अब आगे बात करनी है उसके ऊपर एमसीक्यूज पे पहले, फिर ऑप्शन पे आऊंगा ताकि जो मिड टर्म वाली बात है वो भी हो जाए। एमसीक्यूज में बताएं जी, सॉल्यूशन भेजा था मैंने एमसीक्यूज का, है था उसका? इस नहीं था एमसीक्यूज? बुक में भी था। चलो, यील्ड कर्व वाले सवाल अभी बताया, यील्ड कर्व पढ़ाया नहीं मैंने, ये रिवीजन में पढ़ाता होता हूँ यील्ड कर्व, तो उसके वाले एमसीक्यू फिलहाल छोड़ दे अभी, वैसे वो पढ़ ले आप बुक से, यील्ड कर्व बुक से या नोट्स में से। मेरे नोट्स में है यील्ड कर्व नहीं, 2 सफ़े होंगे यील्ड कर्व के, कि है ही नहीं, लेकिन नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ अंदर। मैं आपको पेजेस भेज देता हूँ जो पढ़ने वाले हैं यील्ड कर्व के, लेकिन वो मैं करवाता रिवीजन के वक्त ही हूँ, और उसमें से आते हैं एमसीक्यूज पेपर में, 2 दफा आया हुआ है पेपर में, 2 दफा आ चुका है यील्ड कर्व। हमारी आई कैप से रिक्वेस्ट इसको निकाल दें, तभी मैंने किताब में नहीं रखा, आई कैप ने एग्री भी किया था ये हम निकाल देंगे, फाइनल का टॉपिक है ये भी, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो आई कैप ने अभी जब नई गाइडेंस आई ना, मतलब वो क्या कहते हैं, ये जो मैनुअल देते होते हैं कि जी ये टॉपिक शामिल हैं ये नहीं शामिल, आई कैप ने अभी भेजा है, रिसेंटली अपलोड किया था 15 नवंबर को, तो उसमें आई कैप ने डिलीट, मुझे उम्मीद थी क्योंकि ये सेशन आपका स्टार्ट होने से पहले हमारी मीटिंग हुई आई कैप के साथ, तो उसमें हमने आई कैप को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एग्री भी किया था, और उन्होंने कहा था हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, तो वो इसीलिए अब आपकी अटेम्प्ट के लिए शामिल है, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मुझे याद नहीं रहना, यील्ड कर्व लिख लें टॉपिक, YIELD, ये किसके साथ कराना है? जब मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिवीजन कराऊंगा या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ कर लें, जब मैं इन टॉपिक, वैसे ये दोनों इकट्ठे टॉपिक हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज, इनके एमसीक्यूज भी इकट्ठे आएंगे, मतलब एमसीक्यूज भी इनके इकट्ठे हैं, चैप्टर में आपने देखा होगा मैंने इकट्ठे दिए हुए हैं, मजबूरी है। हाँ जी, अच्छा जी, अब आप मुझसे पूछें एमसीक्यूज में कौन से वाले में मसला है? पहला वाला हो गया था, पहले वाला, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। अच्छा जी, कौन से में मसला है? 15वां एमसीक्यूज जिसका जवाब देख के भी ना पता चला हो, 15वां। हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ, इसके लिए तो हमें बैक वाला चैप्टर आना चाहिए जी। ये वो कहते हैं, असल में न्यूमेरिकल वालों ने नहीं मरवाना आपको, आपको जो मसला आएगा वो वाकई पेपर में भी थ्योरी वालों का आएगा। मैंने तो यहाँ स्टेटमेंट कम लिखी हुई है, आई कैप तो अच्छी खासी ऊपर स्टोरी देता है,
तो लेकिन ये जो एक एक स्टेटमेंट वाले कई मेरे इसमें मैंने भी खुद नहीं बनाए हुए, ईसीसी ऐसे इधर उधर से पकड़े हैं। डाटा बनाने का टाइम नहीं था, इमरजेंसी में बनाए थे ये उस वक्त जब ये पहली दफा आया है, क्योंकि एमसीक्यूज होते ही नहीं आपके लेवल पे, तो आने ही नहीं चाहिए। ये पता नहीं क्यों दिए हुए हैं, उस वक्त पहले नहीं थे, बाद में ऐड हुए हैं। पहला वाला पॉइंट जो है कहता है एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या है? एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीड्स टू को का मतलब होता है रिजल्ट्स टू, मतलब नतीजा आता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से वो कहता है शेयर प्राइस बढ़ती है कि कम होती है। इसके लिए पीछे अगर आप सोचें, मुझे ये बताएं, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स अपनी केई बढ़ा दें तो इसका मतलब है उन्हें लग रहा है कि कंपनी में हमारा रिस्क बढ़ रहा है। केई बढ़ने का मतलब पता है क्या है? शेयर होल्डर को लग रहा है कि हमारा कंपनी में रिस्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ शेयर होल्डर तो अपना केई बढ़ा के, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा के कंपनी से कहेंगे रखने शेयर हमने आपकी कंपनी के हैं, लेकिन हमें कंपनसेशन आपसे क्या चाहिए, ज्यादा। लेकिन कुछ जो डरे डरे शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के शेयर धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देंगे, जिससे कंपनी की शेयर में प्राइस, सॉरी स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो शेयर की बढ़ेगी या कम होगी। जब मैं भी बेचूं, आप भी बेचें, इनको देखे वो, तो मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ेगी, जिस वजह से शेयर की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि इसके पीछे एक लिंक चल रहा है कि जब भी किसी कंपनी का रिस्क बढ़ता है, शेयर होल्डर की निगाह में कि कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है, तो उसके दो इम्पैक्ट आते हैं। कुछ शेयर होल्डर तो शेयर्स को बेच देते हैं मार्केट में, धड़ाधड़ बेचते हैं शेयर्स, और उनके शेयर्स बेचने से सप्लाई बढ़ती है और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होती है, कम होती है। जो नहीं बेचते अपने शेयर्स, हाँ जी, जो अपने शेयर नहीं बेचते वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी केई बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिरती है। वो कैसे गिरती है? आपको डिविडेंड मॉडल मैंने एक बताया था कि डिविडेंड मॉडल के मुताबिक डी इक्वल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड, डिविडेंड मॉडल इसके पीछे है लॉजिक के केई के बढ़ने से मार्केट वैल्यू शेयर की कैसे गिरती है। बेटा जब नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर ये ऊपर कांस्टेंट भी रखा जाए, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला चल रहा है मेन, वो तो ऊपर वाली बात तो दूर चली गई, वो तो डायरेक्ट रिडक्शन आ गई ना। ये वाला फॉर्मूला असल में चल रहा था इसके पीछे, फिक्रे के पीछे, कि एक्चुअली डिविडेंड मॉडल के अंदर केई होती है। तो जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर की केई बढ़ती है, अगर डिविडेंड कांस्टेंट भी रहे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगी, कम। ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए था, लिखा नहीं उसने, डिविडेंड मॉडल आपको बैकएंड पर सोचना था असल में, तब आपको ये लाइन की समझ आएगी। अदरवाइज ये लाइन आपके ऊपर से ही गुजर जानी कि कैसे। अब आपको कैसे का जवाब मिल गया होगा। ये वाली बात का भी मैंने जवाब दे दिया, नीचे वाली का भी, कि जब इन्वेस्टर को कंपनी में रिस्क फेस ज्यादा करना पड़ता है या उनके ख्याल में कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है, तो वो अपनी कंपनसेशन लेने के लिए अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा शायद, ठीक है। और ये वाली लाइन में कॉस्ट ऑफ डेट नॉर्मली कहता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कम होती है। सही है कि गलत है? क्योंकि डेट इन्वेस्टर का रिस्क प्रेफरेंस से कम होता है, और प्रेफरेंस वालों का रिस्क एज कंपेयर टू ऑर्डर ही कम होता है, डेट से ज्यादा है। बट ये इन बिटवीन बताया था मैंने आपको किनका ज्यादा रिस्क है। सबसे ज्यादा रिस्क किनका होता है, ऑर्डनरी शेयर होल्डर का, तो के सबसे ज्यादा होगी। प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर का रिस्क एज कंपेयर टू ऑर्डनरी कम होता है, बट एज कंपेयर टू डेट इन्वेस्टर ज्यादा होता है, वो मिडल में फॉल करते हैं, तो उनका केपी भी मिडल में फॉल करेगी, केपी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। डेट इन्वेस्टर का रिस्क सबसे कम होता है, इसीलिए केडी सबसे सस्ती होगी।
इसलिए हमने कहा था डेट इज चीपर देन इक्विटी, ये फिक्रा रट्टा लगाया था हमने। जी जनाब, कोई और बात पूछनी हो किसी ने, किसी और एमसीक्यू से रिलेटेड पूछना हो? हाँ जी, क्योंकि जिसने पैसा देना है ना, उन्हें मुंह पाड़ के पैसे रिटर्न मांगना है। असल में कंपनी तो लेने वाली, कंपनी समझो मजबूर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कंपनी को पैसों की बड़ी जरूरत है, और जिसकी जरूरत होती है वो पैसे वो रिटर्न नहीं मांगता, देने वाला मुंह डिमांड करता है कि भाई मुझे ज्यादा चाहिए, दो, तो मेरा पैसा यूज कर रहे हो। इन्वेस्टर असल में मुंह फाड़ के रिटर्न डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क दे फील इन द कंपनी और फेस इन द कंपनी। हाँ जी, कोई और सवाल बच्चों? 9 करवा दें? हो सकता है गलत, हो सकता है बिल्कुल है गलत है कुछ। 10 का आंसर गलत है? नहीं, ये सही है। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी का पार्ट है, लीगली तो वो इक्विटी है। मैंने कहा था, वो तो मैंने नोट्स में कई जगह डेट लिखा हुआ है, लेकिन लीगली तो वो इक्विटी कैपिटल है। समझ आ रही है? और उसका जो रिस्क होता है वो ऑर्डिनरी शेयर के रिस्क से कम होता है। तो यहाँ पर इक्विटी और लोअर, ए आंसर आना चाहिए 10वें का। पीछे क्या है? फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा हुआ है। फॉर्म ऑफ इक्विटी है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डिनरी शेयर। एक मिनट, ये ना हो मैं गलती पड़ जाऊं। इक्विटी पहले बताया मुझे, वहां उसने इक्विटी लिखा है, डेट लिखा है, इक्विटी की ऑप्शन है तो फिर ठीक है, ए सी में से कोई एक होगा। वहां इक्विटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए और सी में से। लोअर आना चाहिए कंपनी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और दूसरा कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको पैसे पहले देने होते हैं। ये बात ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पैसे पहले इनको देने पड़ते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ ठीक है, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें ना, फिर आपका सी जवाब ठीक होगा। अब ये ए और सी में से है, बी डी तो नहीं है, डेट तो नहीं है ये। अब इस सवाल में थोड़ी ना एम्बिगुइटी है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये लिक्विडेशन के पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, ये इसी से का सवाल है, या डिविडेंड को फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो मैं फोकस करूं कंपनी की वाइंडिंग अप, तो फिर मेरा सी जवाब बिल्कुल ठीक है। वजह, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी को सबसे पहली टेंशन होती है कि डेट वालों को दे दे, उसके बाद जो अगली टेंशन उन्हें पड़ जाती है, फिर आखिर में चलो इनके तो ना भी दिए तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी वालों के पैसे डूब सकते हैं। तो इस टेंशन को अगर देखें तो फिर वो ऑप्शन सी बनती है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप, इसको मैं बेहतर करूंगा सवाल को, ये ना इसमें एम्बिगुइटी पाई जाती है, आप सी रखें। उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी होगी, ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहां पे एसीसी में, ये मैंने खुद लिखी है, पता नहीं मैंने क्या लिखी है, मैंने प्रॉपर लिखी भी है कि नहीं। 10वां था, ठहर जो 1 मिनट। हाँ, डिविडेंड को फोकस किया मैंने कहा है कंपनी को हर साल अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देना पड़ता है इनको, लिखा हुआ है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी पाबंद है इनको क्या देने की, ऑर्डिनरी में कंपनी आजाद होती है। हाँ, तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, वैसे वाइंडिंग अप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जा सकता था। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है अब आप डिविडेंड को फोकस करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड का मेन लालच होता है कि यार डिविडेंड मिल जाए किसी तरह। डूबना तो कंपनी ने बंद तो बहुत रेयर होना होता है, कंपनी हर रोज बंद, कंपनी रेयर बंद होती है। जी 10वें के बाद और कौन सा मसला था? 9वें में भी ये 10वां सवाल जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड लिख देता हूँ बीच में।
अच्छा जी, 9वां सवाल, इसका मतलब ही नहीं समझ आया हूं ना आप लोगों को। डेट सर्विसिंग किसे कहते हैं? खबरें सुनते होंगे आप। डेट सर्विसिंग किसे कहते हैं? ये लफ्ज लिखा हुआ ना, सर्विस। डेट सर्विस किसे कहते हैं, या डेट सर्विसिंग? ये मतलब पता है किसी को? याद रखें, जब भी ये कोई खबरों में क्यों आता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया होता है, अब कर्जे के बदले जो सूद आपको देना होता है ना, उस सूद की पेमेंट को कहते हैं डेट सर्विसिंग। क्या कहते हैं सूद की पेमेंट्स को? तो पाकिस्तान की ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं बनती जितनी की डेट सर्विसिंग की कॉस्ट ज्यादा है। डेट लेने की सहूलत के बदले जो सूद देना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली ये टेक्निकल टर्म है। डेट सर्विसिंग का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहते हैं डेट सर्विसिंग या डेट सर्विस। जी, वो कहता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन नोट्स। कौन से लोन नोट्स हैं? सिक्योर्ड। नीचे भी एक सिक्योर्ड है, ये तो फर्क खत्म हो गया। एक ऑर्डिनरी लोन नोट्स है और एक कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं। ऑर्डिनरी लोन नोट्स क्या होते हैं? लोन नोट्स किसे कहते हैं? डिबेंचर्स को। ऑर्डिनरी लोन नोट्स क्या होते हैं? आर्म डिबेंचर। कंपनी लोन लेगी, लोगों को डिबेंचर इशू कर देगी 5 साल के लिए। 5 साल तक कंपनी उस पर क्या देती रहेगी? 5 साल बाद असल पैसे लोगों के वापस करेगी और डिबेंचर की रिडम्पशन और कैंसल, ये होते हैं ऑर्डिनरी लोन नोट्स। हमने पढ़ा था, हमने वहां पे ऑर्डिनरी नहीं कहा था, हमने कहा था बस लोन नोट्स होते हैं। अच्छा, एक होते हैं कन्वर्टेबल लोन नोट्स। उसमें क्या होता है? कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, पैसे लिए 5 साल के लिए, 5 साल तक कंपनी उस पर क्या देती रही। 5वें साल इन्वेस्टर के पास, या साल तो आगे पीछे हो सकता है, चॉइस होती है इन्वेस्टर के पास कि वो कंपनी से पैसे वापस ले ले या मार्केट वैल्यू के बराबर जितनी बनती है तादाद को 15 20 25 एक डिबेंचर के बदले शेयर्स ले ले। मार्केट इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है, यानी कन्वर्टेबल में इन्वेस्टर के पास एक चॉइस होती है, आजादी होती है कि वो कल को कंपनी का ऑनर बन सकता है और ऑनर बन के कंपनी के डिविडेंड्स और उनमें बेनिफिट्स में एंजॉय कर सकता है कल को। उसको चॉइस देना भी कंपनी की तरफ से एक फायदा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि या तो पैसे ले लो या कंपनी से क्या ले लो। अब ये सिलेक्शन कंपनी करेगी कि क्या लेना है कि इन्वेस्टर करेगा। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही रट्टा लगाया था कि इन्वेस्टर ये चॉइस करेगा, बल्कि वहां तो हम एक स्टेप करते हैं कंपैरिजन का। स्टेप नंबर 1, जब मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की या डिबेंचर की कॉस्ट निकलवाता हूं तो समझ आती है बात आपको? तो वो कंपैरिजन में इन्वेस्टर के पास चॉइस है। अब सवाल वो क्या कहता है? वो कहता है बताओ इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट ट्रू है। इज लिखा हुआ है, आर नहीं। पहली यही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महंगा होगा, कौन सा कम होगा। तो याद रखिए, कन्वर्टेबल जो डिबेंचर होते हैं ना, क्योंकि उसमें कंपनी इन्वेस्टर को चॉइस दे रही होती है तो कंपनी उनको जताती है, देखें जी हम आपको एक वो दे रहे हैं, शेयर्स की ऑप्शन भी दे रहे हैं, कल को आपको मार्केट प्राइस वाला शेयर मिल जाएगा, आप हमारे कल को ऑनर बन जाएंगे। अभी आप क्रेडिटर हैं, बाद में कल को आप हमारे क्या मिल बन जाएंगे? ऑनर बन जाएंगे। तो इस फायदे की वजह से कंपनी जो ऑर्डिनरी डिबेंचर पर सूद ऑफर करती है, वो अगर 10% कर रही है ना, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट या डेट सर्विसिंग का रेट होगा वो ऑर्डिनरी से कम होगा। वजह ये लिखा हुआ है नोट्स में, उसकी वजह ये उसमें ऑप्शन है। उसमें वैसे भी आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें कंपनी कम रेट ऑफर करेगी उनको, किस वजह से कि आपको हम 2 बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो हम आपको सूद दे रहे हैं, दूसरा हम आपको कल को अपना मालिक बनाने की चॉइस दे रहे हैं, मलकियत की भी ऑप्शन दे रहे हैं। वो आपकी मर्जी है ले ना ले, लेकिन हम तो दे रहे हैं ना, तो हम आपको इसमें 2 एडवांटेज दे रहे हैं
इसीलिए सूद का वो रेट नहीं होगा जो आम डिबेंचर का होता है। बताएं जी, और कोई सवाल हो? समझ आ गया? मेरे हिसाब से इसका जवाब पता है क्या होगा? मोर एक्सपेंसिव वाले तो नहीं होंगे, बी या डी में से कोई एक होगा। बी और डी में से कौन सा होगा? डी क्यों नहीं होगा? वो कहता है ये ऑर्डिनरी सिक्योर्ड लोन नोट से पहले आएंगे लिक्विडेशन के वक्त। गलत है, दोनों सिक्योर्ड है। दोनों क्या है? देखे, दोनों में सिक्योर्ड लिखा हुआ था। किसी की रैंकिंग पहले, यानी कंपनी जब वाइंड अप होगी ना, तो जिसको पहले पैसे देने उसको कहते हैं इसका रैंक फर्स्ट है, जिसको बाद में पैसे देने उसका रैंक आफ्टर है। तो ऑर्डिनरी लोन नोट और कन्वर्टेबल लोन नोट अगर सिक्योर्ड है तो दोनों का सेम रैंक है। ये डी पता है क्यों गलत है? इस लफ्ज की वजह से। वो समझ रहे हैं एक सिक्योर्ड है, वो ये स्टेटमेंट पता है क्या समझ रही है कि कन्वर्टेबल वाले सिक्योर्ड है और ऑर्डिनरी वाले कौन से हैं शायद। हालांकि दोनों में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? हाँ, अगर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मसला हो तो फिर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ठीक है। मसला वो कहे जी कन्वर्टेबल वाले सिक्योर्ड हैं और नॉन कन्वर्टेबल ऑर्डिनरी वाले क्या हैं? अनसिक्योर्ड है। तो वो फिर उस केस में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के फर्क से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है कि जो सिक्योर्ड लोन होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कम ऑफर करेगी। अनसिक्योर्ड लोन नोट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा जाता है? ज्यादा रखा जाता है। यानी ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कम होगा कब ज्यादा होगा, ये आपको नोट्स ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ये नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन एक जगह पे नहीं लिखा हुआ, ये समरी बनानी पड़ती है कि किस केस में लोन नोट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, या कोई चीज गिरवी रखवाई है, कुछ सिक्योर्ड है, तो लोन नोट्स, या कोई लोन नोट्स वाले को कोई फायदा ऑफर किया एक्स्ट्रा, को डिस्काउंट पे पहली दफा इशू कर दी है। जब किसी को कोई फायदा दे के कंपनी पैसा ले रही है तो कंपनी रेट कम ऑफर करेगी। ऐसे नहीं कंपनी रेट कम ऑफर करती, और वो भी नहीं मानेगा देने वाला। वो कम रेट पे क्यों मानता है? क्योंकि उसको बदले में कंपनी से कोई ना कोई लालच नजर आ रहा होता है। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? तो कब कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कब ज्यादा है, सुन लें। अगर तो कोई कन्वर्टेबल लोन नोट है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आम लोन नोट जो कि नॉन कन्वर्टेबल है उसके मुकाबले में कम होगा, क्योंकि वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उस पर चॉइस है। दूसरा, क्या कन्वर्टेबल ना हो, दो आम डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फर्क हो सकते हैं। एक सिक्योर्ड है, ऑर्डिनरी लोन नोट सिक्योर्ड वाला है, और एक ऑर्डिनरी लोन नोट अनसिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अनसिक्योर्ड वाले से कम होगा, क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सिक्योर्ड वाले को पैसे पहले देगी कंपनी। अब दो अनसिक्योर्ड डिवेंचर का भी रेट फर्क हो सकता है अगर उनका ड्यूरेशन फर्क है। एक 5 साल वाला डिवेंचर और एक 15 साल वाला है, तो जिसका ड्यूरेशन कम होगा इन्वेस्टर उस पे पैसे कम अरसे के लिए आपके बाउंड कर रहा है तो कम रेट पे मान जाएगा। लेकिन अगर आप एक बंदे से 15 साल के लिए पैसे ले रहे हैं तो उसको आपने 15 साल के लिए फंसा रहे हैं ना एक्चुअली, तो वो अपने पैसों को 15 साल के लिए आपके पास रखवा रहा है तो वो रेट ज्यादा मांगेगा। तो टाइम टू मेच्योरिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कि जितना मेच्योरिटी का टाइम होगा कंपनी को उतना रेट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। इसी से यील्ड कर्व का टॉपिक निकलता है कि जितनी मेच्योरिटी ज्यादा होगी डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। इसी से यील्ड कर्व का टॉपिक निकलेगा। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, एक तरफ मैं टाइम रख लूं और दूसरी तरफ मैं क्या रख लूं, तो ये कर्व बनेगा। इस कर्व को कहते हैं यील्ड कर्व। इसी से वो टॉपिक निकला है यील्ड कर्व का। लेकिन अभी मैं वो पढ़ा नहीं रहा, फिलहाल आपको मैंने ये बता दी है कि कौन से डिबेंचर का, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने 3 बातें आपको बताई। नंबर 1, कौन से डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डिनरी नॉन कन्वर्टेबल के मुकाबले में। क्यों? ड्यू टू चॉइस, कन्वर्जन ऑप्शन इनटू इक्विटी।
दो डिबेंचर कन्वर्टेबल नहीं है, फिर भी उनमें से एक का रेट ज्यादा दूसरे का कम क्यों हो सकता है? एक सिक्योर्ड है, दूसरा क्या है? दो अनसिक्योर्ड डिबेंचर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दो सिक्योर्ड का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क हो सकता है अगर दोनों का टाइम टू मेच्योरिटी डिफरेंट है। समझ आ रही है कि नहीं? चले, और क्या सवाल है? 25 सवाल एमसीक्यूज में। 25 एमसीक्यूज ना बड़े कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपके रट्टा सिर्फ न्यूमेरिकल में तो चल सकता है, थ्योरी वाले एमसीक्यूज के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी। इसमें क्या मसला है यार, ये तो सीधा सीधा है। तो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में सिखाई है, तुमने समरी शीट ही नहीं बनाई, ले आ जरा अपनी समरी शीट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली समरी शीट लेके आज छेती क्या ही करना है, पीवी कटनी है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैंने दो चैप्टर इकट्ठे किए हैं, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्केट वैल्यू निकलवा रहा है भाई। आई कैप निकलवाएगा किसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू? आप उधर कहेंगे नहीं क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर टेस्ट किया है, तेरी ऐसी तैसी आई कैप नहीं बेटा। आई कैप में कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग पॉसिबल है, ठीक कहते हो? ध्यान दो, एवं ना करो। मैंने तो बल्कि आपको पढ़ाया ही ऐसे है, एक कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या दिया है, मार्केट वैल्यू निकालनी हो, दूसरे के ऊपर क्या दिया है, ये इसलिए बताया कि भाई या मार्केट वैल्यू निकलवा ले या कॉस्ट निकलवा ले, या दोनों भी निकलवा सकता है। कि मसलन वो क्या, कंपनी का एक पुराना डिबेंचर है और उसी तरह का एक नया इशू करने जा रहे हैं, पुराने की मार्केट वैल्यू निकलवाए या पुराने की कॉस्ट ऑफ डेट निकलवाए और उसकी बेस पे नए की मार्केट वैल्यू निकलवाए। करो जी, यानी पुराने की पहले केडी निकलवाए और उसकी बेस पे फिर पीवी की मदद से नए डिबेंचर को किस मार्केट वैल्यू पे इशू करना चाहिए, वो दोनों भी निकलवा सकता है। मिड टर्म में आना है, मैंने एक पुराने डिबेंचर की पहले केडी निकलवानी है, बॉन्ड की, लोन नोट की, फिर मैंने कहना है इसी केडी को इस्तेमाल करके कंपनी एक नया डिबेंचर इशू करने जा रही है, उन्हें दी मार्केट वैल्यू करो। तो तुझी कहना है दो चैप्टर मिक्स कर दो, मार्केट वैल्यू जब हमने केडी निकाली होगी तो हमने उस डिबेंचर की भी आज वाली मार्केट वैल्यू इस्तेमाल की होगी। क्या कहते हैं? हाँ, रिडम्पशन और कन्वर्जन विच एवर इज हायर की पीवी लेनी है जी। तो आपने समरी शीट्स को अपडेट कर लेना था, अपनी सही कर लेनी थी। अगर आपके न्यूमेरिकल सवाल आपकी समरी शीट्स को देख के नहीं हो रहे, कॉपी पे जाना पड़ रहा है, तो आपकी समरी शीट फारिग है। आपको अपने रजिस्टर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, बस ये बात याद रखो। अगर आपको समरी शीट्स को देखकर आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, तो 8 से 9 सफ़ों पे आपका सब्जेक्ट सिमट गया है, तो आप कामयाब हैं। अदरवाइज आपकी समरी शीट सिवाय रद्दी कागज के और कुछ नहीं है, और ज्यादा का रद्दी कागज था उस दिन। इसकी लड़की के ठीक थे, ज्यादातर ठीक थे इस बच्ची के जी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो? ये वाला यील्ड कर वाला सवाल तो अभी किया नहीं, 28वां और 27वां है। ये दो छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये दो तो अभी हमने पढ़े नहीं, एमसीक्यूज किए भी नहीं कई लोगों ने, ये बच्ची ने नहीं किया, नहीं ना किए एमसीक्यूज है, नहीं किए, नहीं तो आप सवाल पूछती। अच्छा चलो, अच्छा किए, इतना भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो, अब मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे पे ना। आ जाए जी, ऑप्शंस पे आ जाए। 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, मैं टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ ये बता पाऊंगा कि फर्क क्या आएगा। बस स्टोरी सुन लें, लिख नहीं सकते कुछ, आपने घर जाके पेजेस पढ़ लेने हैं। अच्छा, ऑप्शंस में क्या होता है? बिल्कुल फ्यूचर की कॉपी है। किसकी कॉपी है? फ्यूचर्स की कॉपी है। अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टर की पोजीशन पर है, किसकी पोजीशन पर है? तो पोजीशन आप फ्यूचर मार्केट में किससे ओपन करते हैं, बाय फ्यूचर से कि सेल से? बाय फ्यूचर से। और क्लोज किससे करते हैं?
अभी भी ऐसे ही होना है, अभी भी ऐसे ही होना है ऑप्शन में। बस क्लोज कभी होगी कभी नहीं होगी, सुन लो। अगर तो आपको फ्यूचर मार्केट से गेन आ रहा हो तो पोजीशन क्लोज होगी ऑप्शंस में, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ना ये फ्यूचर ही है, बस इसमें ना वो ऐसा फ्यूचर जो नॉन बाइंडिंग है, ऐसा फ्यूचर एग्रीमेंट जो कि गेन होगा तो ले लेंगे ब्रोकर से फ्यूचर मार्केट में, लॉस होगा तो आप उसको क्लोज नहीं करेंगे, ये इजाजत दी जाती है आपको। उसको फिर क्या फायदा होता है, वो आज ही आपसे थोड़े से सर्विस चार्जेस ले लेगा। उन सर्विस चार्जेस को कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। क्या कहते हैं उन सर्विस चार्जेस को? कौन देगा? हमारी कंपनी। किसको देगी? ब्रोकर को। ब्रोकर हमें इजाजत देगा, भाई ये अब आप नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं मेरे साथ, अगर आपका गेन बनता है तो मुझसे ले लेना, अगर लॉस बने तो आप इस ऑप्शन ये वाले फ्यूचर को क्लोज करने की जरूरत, क्लोज करोगे तो भाई लॉस देना पड़ेगा, तो हम इस ऑप्शन को क्लोज ही नहीं करते अगर लॉस आना हो। यानी आप कहेंगे सर ये सवाल जो आपने कल कराए थे फ्यूचर के, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के, क्या ये सवाल वही होगा? 99% सवाल वही है, सिर्फ चेंज कितने परसेंट का है? 1% का। और वो चेंज जो मेन चेंज है वो ये है कि पोजीशन को क्लोज करते हुए ये जो अभी मैंने निकाला है ना, जैसे अभी वो किया था, पता नहीं ये वाला सवाल जैसे सेम ऐसे ही सवाल होगा, सेम सारा सवाल ऐसे ही चल रहा होगा। गेन होगा तो क्लोज करेंगे, और अगर इधर लॉस आना होगा ना तो आप एक फिक्रा लिख देंगे, नो नीड टू क्लोज बिकॉज इट इज एन ऑप्शन एग्रीमेंट, या ऑप्शन इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, सो नो नीड टू क्लोज नहीं करना। सेल मतलब ये सेल लिखा भी हो ना यहाँ पे, तो नीचे ये जो मैंने बाय लिखा था ये लिखने की जरूरत, तो इसमें आपने सबसे पहला काम ऑप्शन में यही चेक करना होता है, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है। गेन आ रहा हो तो सवाल को परफॉर्म करते हैं क्लोज वाले स्टेप को, लॉस आ रहा हो तो एक लाइन लिख के जान छुड़ा जाते हैं। नेट आउटकम होगा, स्टेप 1 भी होगा, स्टेप 2 नहीं परफॉर्म होगा, कई दफा होगा कई दफा परफॉर्म कब नहीं होगा। और जब गेन आ रहा हो तो होगा। जी जनाब, तो वो वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें वो चार्जेस कट के मिलेगा थोड़े से, ऑप्शन प्रीमियम सर्विस चार्जेस कटने के बाद। ठीक है, अब आपने इसका घर से जरा सोल्यूशन देख के आना, करके नहीं आना, एक सवाल देखना और उसको सोल्यूशन, बस दो अल्फाज आपको नजर आएंगे डिफरेंट, ये समझ लें जरा। जब आपने इन्वेस्टर इन्वेस्टर जब कंपनी होती है तो आपको पता है इन्वेस्टर कौन से फ्यूचर की तरफ जाता है? बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन करता है, और ऑप्शन में, याद रखें ऑप्शन में, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी में किसी भी चीज को अगर बाय करने की आप पोजीशन पर जाना चाह रहे हैं तो बायर जो होते हैं, बायर ऑफ एनीथिंग, वो बाय फ्यूचर नहीं लिखेंगे, वहां इसकी जगह लफ्ज आ जाएगा कॉल ऑप्शन। लफ्ज क्या बोला जाता है? हालांकि ब्रैकेट में बाय फ्यूचर भी लिखना है आपने, क्योंकि बाद में फ्यूचर आगे वही लिखना है, लेकिन जो इन्वेस्टर या बायर होता है ना वो बायर बाय फ्यूचर की जगह लफ्ज क्या इस्तेमाल करेगा? अच्छा, और इसी तरह अगर आपकी कंपनी बोरोवर की पोजीशन पर है, आपको पता है बोरोवर जो होता है वो पोजीशन ओपन किससे करता है और क्लोज किससे करता है? ये जो ओपन पे चेंज है, क्लोज पे नहीं। तो जब किसी चीज को सेल करने का राइट आप ले रहे हैं ना वो उससे ब्रोकर से, तो उसको पुट ऑप्शन कहते हैं। ऑप्शन में जो बायर ऑफ द कमोडिटी है, बायर ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, वो लफ्ज क्या इस्तेमाल, बाय फ्यूचर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, है बाय फ्यूचर ही, लेकिन लफ्ज बदल देना है। यानी यहाँ पे मैं यहाँ लिखा था ना, क्या लफ्ज लिखा था मैंने यहाँ पे लिखा था सेल 13 फ्यूचर्स, यहाँ लिख देंगे 13 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बस। यानी सेल फ्यूचर की जगह मैं इंग्लिश में लफ्ज क्या लिख दूंगा? सेल 13 फ्यूचर की जगह मैं लिख दूंगा 13 पुट ऑप्शन, और साथ ब्रैकेट में लिखूंगा सेल फ्यूचर है ये, लेकिन नाम पहले सेल फ्यूचर नहीं लिख, नीचे आके वही लिखना है बाय फ्यूचर।
पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। और अगर बाय से ओपन करते थे, हाँ 13 कॉल ऑप्शन लिख दें, और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, लिखना है वो ब्रैकेट में बाय ऑप्शन फ्यूचर के बराबर है। क्यों लिखना है? क्योंकि नीचे जाके ये गेन लॉस निकालते हुए सेल बाय लिखना है, और सेल बाय लिखना है, कॉल पुट नहीं लिखना। कॉल पुट बस ऊपर ही छापने के लिए होता है। नहीं समझ आई? तो आपसे अगर कोई पूछे कॉल ऑप्शन क्या होता है, तो एनी एग्रीमेंट विच गिव्स राइट टू खरीद समथिंग, टू बाय समथिंग। पुट ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल समथिंग। शायद टेक्स्ट में पढ़ा हो, रिपोर्टिंग में पढ़ा हो, होता ही कुछ बात ने। कॉल ऑप्शन गिव्स राइट टू बाय, राइट टू खरीद, और पुट ऑप्शन गिव्स राइट टू सेल। ये दोनों राइट हमारी कंपनी के पास होंगे, ब्रोकर के पास राइट नहीं होता, हमारे पास होंगे राइट, या खरीदने का राइट या बस। नेक्स्ट टाइम इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। मैंने वैसे अगला टॉपिक शुरू कराना है, बाकी सब सेम है। मार्केट, फ्यूचर मार्केट भी सेम ही है ये। बस आप जब जाएंगे ना ब्रोकर के पास, वो फौरन पूछेगा बाइंडिंग एग्रीमेंट करना है कि नॉन बाइंडिंग। फ्यूचर बाय कौन सा करना है, बाइंडिंग वाला नॉन बाइंडिंग? आप सीखेंगे बाइंडिंग वाला, तो वो कहेगा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है। जब आप सीखेंगे नॉन बाइंडिंग वाला, वो कहेगा इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ऑन फ्यूचर। सब कुछ सेम है बाकी। ओके, अल्लाह हाफिज।